जल्दी बोला आने के लिए। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। So many are not done up yet. सर कल छुट्टी दे रहे हैं ना? नहीं, कल कहाँ छुट्टी है? अरे सर होली है ना। सर सर कल तो होली है। कल होली है सर। सर कल होली है नहीं, सर। परसों छुट्टी है, परसों छुट्टी यस है। सर, वही कॉलेज का सर बाकी सेक्शन में सर मिल रहा है सर। मिल रहा है सर। यस सर। यस सर। यस सर। और कल हम लोग का केवल सर शायद फिजिक्स ही हो, बाकी सब देंगे। नहीं, इसमें तुमको एक सिंपलेस्ट मेथड में बताता हूँ, तुम अपने आप को बाकी सेक्शन में शिफ्ट करा लो, मिल जाएगा। अरे सर। अरे सर, सर प्लीज सर। सर आप तो सर दे दीजिए सर प्लीज। हाँ? खेलने दीजिए सर, होली खेलने हाँ दीजिए सर, होली नहीं खेल पाएंगे सर। सर नहीं इधर खेल हो पाएंगे। ठीक है, मंजूर, सुनो, मंजूर है। आप लोग होली खेलने के बाद 3 बजे के बाद क्लास करेंगे, ठीक है? सर शाम में भी तो खेलेंगे सर, अबीर वाला होली, रंग हाँ वाला सर, होली, शाम में सब भी वाला होली। घर में मेहमान शाम में कुछ होली नहीं होता है, वो सब सर मेहमान सर हम आते कर हैं। ही नहीं पाएंगे क्लास सर, घर में मेहमान है। सर गेस्टिंग तो होगा ठीक सर। है, तुम कर ही नहीं पाओगे तो उसी को हम बस अटेंडेंस काट देंगे और उसके बदले में कोई 4-5 मार्क काट देंगे, इसमें क्या है? सर ऐसे ऐसा मत सर ऐसे मत करिए सर। सर यही 4-5 मैच बचा लेगा सर हम लोग को। रोल नंबर रेस्पॉन्ड करो। 742 समृद्धि नहीं है? समृद्धि यस सर। रेस्पॉन्ड करो क्विकली। सत्या, यस सर। सत्यव्रता, प्रेजेंट सर। सौरभ, 46 नहीं है। सायक, प्रेजेंट सर। अयम, प्रेजेंट सर। शुभम, प्रेजेंट सर। शुभम, प्रेजेंट सर। सिमरन, प्रेजेंट सर। शिवाज्ञा, प्रेजेंट सर। शुभ्रांशु, प्रेजेंट सर। दीप्ता, प्रेजेंट सर। सुप्रिया, प्रेजेंट सर। कृष्णदीप, प्रेजेंट सर। उत्कर्ष, प्रेजेंट सर। वैष्णवी रानी, प्रेजेंट सर। विनीता रंजन, प्रेजेंट सर। अजय शंकर, यस सर। अमित सिंह, प्रेजेंट सर। अंकित सिन्हा, प्रेजेंट सर। अंकित सेनापति, प्रेजेंट सर। अनुराग दास, प्रेजेंट सर। अनुष्का श्रुति, प्रेजेंट सर। अन्वय घोष, प्रेजेंट सर। अर्पित कुमार, प्रेजेंट सर। आर्यन झा, सर। आशीष पटनायक, प्रेजेंट सर। आशुतोष राउत, प्रेजेंट सर। आयुषी हर्षल, विवास, प्रेजेंट सर। विभू कल्याणी, प्रेजेंट सर। चमन कुमार, प्रेजेंट सर। नीतीश बनवाल, प्रेजेंट सर। नीतीश बावल, चेतना, प्रेजेंट सर। प्रेजेंट सर। छवि झा, प्रेजेंट सर। प्रेजेंट सर। और प्रेजेंट सर। हितेश, प्रेजेंट सर। ऋतिक, प्रेजेंट सर। कार्तिका, प्रेजेंट सर। कौस्तव, प्रेजेंट सर। कुणाल, प्रेजेंट सर। नील जैन, प्रेजेंट सर। पल्लवी कुमारी, प्रेजेंट सर। प्रत्युष अधिकारी, प्रेजेंट सर। प्रेमचंद्र, प्रेजेंट सर। प्रियम, प्रेजेंट सर। प्रियेश, प्रेजेंट सर। राना जॉय, प्रेजेंट सर। रविराज, प्रेजेंट सर। ऋषभ, प्रेजेंट सर। प्रेजेंट सर। रितिका, प्रेजेंट सर। समुद्र नील, is it audible? यस सर। समुद्र नील absent है। सरबजीत, प्रेजेंट सर। सात्विक, प्रेजेंट सर। सत्यम, प्रेजेंट सर। स्वामी, प्रेजेंट सर। सायनी शूर absent है। सर है लेकिन क्लास में है सर। हाँ सर, माइक दीपक, प्रेजेंट सर। शशि प्रकाश, प्रेजेंट सर। शुभम पाल, प्रेजेंट सर। सिद्धांत राज, प्रेजेंट सर।
शुभम पॉल Present, sir. Sir, present. Sir, Shubham. present. Yes, sir, I'm present. Shubham Pal. शुभम लड़की है? नहीं सर, साइनी बोल रही थी सर। सर शाइनी कह रही थी। सर साइनी बीच में बोल रही थी। 826 मैं सर। शुभम पॉल का बात पूछ रहा हूँ। लड़का है शुभम पाल क्यों सर? पता नहीं सर। लड़का है सर। शुभम पॉल है क्या? 29? Yes, sir. हाँ सर है सर मैं तो एक लड़की तो यस बोला है। वो सर साइनी थी वो। Present time को respond शुभम को करें. बोलने दो भाई शुभम को बोलने दो शुभम को बोलने दो ना, तुम Sir, बीच I में am क्यों बोल रहे 829. I am present. हो? ओके ठीक है। 830 प्रेजेंट सर। सोम, Present, sir. सोमेंदु, सोरीन, प्रेजेंट सर। शुभम दास, शुभम Sir, दास। left. Sir, left. लेफ्ट मीन्स कॉलेज? मतलब यूनिवर्सिटी छोड़ दिया। श्योर? यस सर, यस Yes, sir. शुभ्रा, Present, sir. सुप्रसाद, प्रेजेंट सर सुप्रतिम, प्रेजेंट सर। सुचरिता, Present, sir. सुश्री। Present, sir. सुचरिता और सुश्री तमें दीटा कोटी कर रही? So, Odisha. कोटी हूँ, सर तो मुझे जानी पड़ती कोटी को। Katak, sir. दीजन जगह? नहीं, सूरज का. Jamshedpur. जमशेदपुर उड़िया सीखी ना नहीं? तो तेरी Sorry, sir. तो उड़िया है या ननोरिया है? Sir, Bengali है. राउत कैसे टाइटल हुआ? Sir, मेरा title तो मेरा है राउत से. ओके, हमको जितना पता है राउत मतलब उड़िया होते हैं। Yes, sir, yes. सुया, So, मैं उड़िया हूँ ना, मैं उड़िया हूँ. मैं राउत. तारीस, प्रेजेंट सर। उत्कल, प्रेजेंट सर। दिवेश, प्रेजेंट सर रितांकर, प्रेजेंट सर अंचल, Present, sir. अमन, प्रेजेंट सर दीपांजन, प्रेजेंट सर। अभिजीत, प्रेजेंट सर। आदर्श, प्रेजेंट सर। आकाश, प्रेजेंट सर। आनंद, प्रेजेंट सर अनन्या, Present, sir. अनन्या सिंह, Present, sir. अंकित, प्रेजेंट सर अनिका, Present, sir. अर्णव, प्रेजेंट सर आर्य, प्रेजेंट सर। आर्यमन, प्रेजेंट सर। प्रखर, प्रेजेंट सर। मरियम, प्रेजेंट सर आशीष, प्रेजेंट सर वैष्णवी परिड़ा, भव्या प्रियदर्शिनी, Present, sir. वैष्णवी परिड़ा नहीं है, एब्सेंट शुभम दास नहीं है, समुद्र नील नहीं है, आयुषी हर साल नहीं है, So, present. तो बदमाश है आयुषी। Sir, ऐसा नहीं है. लेट में ज्वाइन कर रही है। पर इससे सौरभ पहले नहीं है, 746 सौरभ नहीं है। ठीक है, सौरभ नहीं है सर ठीक है। तो चलिए शुरू कर देते हैं क्लास। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। एनी डाउट इफ यू हैव? एनीवन हैविंग एनी डाउट? क्या रे, तुम पढ़ नहीं रहे हो क्या? किसी का डाउट नहीं निकल रहा है? ये तो असंभव होना चाहिए। सर इतने सारे असाइनमेंट्स प्रैक्टिकल लिखने होते हैं सर। तो क्या करें, फिजिक्स छोड़ दें क्या? सर रिवाइज नहीं कर पाया, करेंगे सर आज से वापस। नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये ऐसा करने से कैसे होगा? सर रिवीजन का टाइम ही नहीं मिल रहा है सर मैं प्रॉब्लम है यानी टाइम कैसे नहीं मिल रहा है? तुम पढ़ नहीं रहे हो, टाइम नहीं कैसे मिलेगा? टाइम मिलेगा। सर कल छुट्टी मिल जाएगा तो पढ़ लेंगे।
कल नहीं मिलेगा छुट्टी, अभी नहीं है। पढ़ सायनी शूर का अटेंडेंस काट दिया। ये डायग्राम हम लोग डिस्कस किए थे, ये जो नोट है आपका साथ हम शेयर किए थे, ये वही पीडीएफ है, गूगल क्लासरूम में शेयर किया है ना। यस सर। यहाँ पे देखो डैम्पिंग बढ़ने के साथ कैसे ग्राफ फ्लैटेंड हो रहा है और डैम्पिंग घटने के साथ कैसे ग्राफ ऊपर की तरफ बढ़ रहा है और शार्प भी हो रहा है। ये बात कल हम समझाए थे। और सर दूसरा साइंस चैट बॉक्स में लिखिए सर अटेंडेंस। हाँ ठीक है ठीक है। और दूसरी बात यह है कि आप देखो डैम्पिंग जितना घटता है, द एंगुलर फ्रीक्वेंसी कॉरेस्पॉन्डिंग टू रिजोनेंस वो उतना घटता है। विथ डिक्रीज इन डैम्पिंग द एंगुलर फ्रीक्वेंसी कॉरेस्पॉन्डिंग टू रिजोनेंस also decreases that you can see from this graph। और इस ग्राफ को लेके हम कुछ पॉइंट समराइज कर सकते हैं। रिजोनेंस occurs, ये एक्चुअली देखे तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो है ना, नेचुरल फ्रीक्वेंसी मतलब एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स का एब्सेंस में जो फ्रीक्वेंसी था, और जो जिस जगह पे एम्पलीट्यूड सबसे ज्यादा हो रहा है उसको बोलते हैं रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी। इसी में डैम्पिंग कंडीशन में हम अगर ग्राफ प्लॉट करें एम्पलीट्यूड वर्सेस टी को, अगर ये आपका ओमेगा आर है और ये आपका ओमेगा जीरो है, ओमेगा आर को बाद में देखेंगे, ये ओमेगा जीरो मतलब इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स जो फ्रीक्वेंसी था, वही एक पर्टिकुलर डैम्पिंग में आपको जो ग्राफ मिलेगा वो ग्राफ ऐसा होगा। इसका मतलब एम्पलीट्यूड जिस फ्रीक्वेंसी में मैक्सिमम होगा वो है ओमेगा आर, एंड दिस रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी इज लेस देन द नेचुरल फ्रीक्वेंसी। ये एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ आर के लिए है। व्हेन यू डिक्रीज आर द ग्राफ बिकम्स लाइक दिस। R2 is less than R1। इसका मतलब इसका जो पीक है जिस फ्रीक्वेंसी में यू आर गेटिंग रिजोनेंस वो थोड़ा बढ़ जाता है नेचुरल फ्रीक्वेंसी के तरफ जब आपका डैम्पिंग घटता है। लेकिन अगर डैम्पिंग जीरो कर दिया तो ग्राफ विल गो लाइक दिस एंड विल हैव ए पीक जस्ट एट द नेचुरल फ्रीक्वेंसी। So this is the case for R equal to 0. These things are explained in that graph. You just mark as damping increases, the resonant frequency decreases from natural frequency. So when R is very small, you can write omega R to be very close to natural frequency. इसी चीज को आप 11th क्लास में बोलते थे कि whenever the frequency of the external periodic force is equal to the natural frequency, then amplitude becomes maximum and we say resonance has occurred. So these some small things are noted down as a summary. Resonance occurs when driving frequency means external periodic force का frequency is nearly equal to the natural frequency. Natural frequency I think now you understand. If anyone cannot follow, can ask me. The amplitude increases with decreased damping. जितना डैम्पिंग घटेगा एम्पलीट्यूड उतना बढ़ेगा। The curve broadens as the damping increases. आप मार्क करो, ये कर्व शार्प उठ रहा है, ये उतना शार्प उठ नहीं रहा है। इस चीज को जो बनाया गया ग्राफ में भी आप देख सकते हो, ये कर्व थोड़ा शार्प है जबकि ये कर्व थोड़ा ऊपर में फ्लैटेंड है। डैम्पिंग जितना बढ़ेगा कर्व का फ्लैटनेस उतना बढ़ेगा, डैम्पिंग जितना घटेगा कर्व का फ्लैटनेस उतना घटेगा। The curve broadens as the damping increases. The shape of the resonance curve depends on damping constant B or damping coefficient R. Amplitude and energy of oscillator decreases rapidly. जब आप resonant frequency से
अप्लाइड फ्रीक्वेंसी को अलग करके रखते हो, ज्यादा अलग करके रखते हो, तो आप देखते हो कि एम्पलीट्यूड और एनर्जी बहुत फास्ट गिर रहे हैं. So amplitude and energy of oscillator decreases rapidly as the frequency increases or decreases from either side of the resonant frequency. The rate of decrease of amplitude or energy on either side of resonant frequency is defined as sharpness of resonance. ये एक सबसे बड़ा सवाल होता है कि या 2 और 3 मार्क के लिए. What do you mean by sharpness of resonance and what are the factors on which the sharpness of resonance depends? You can mark the graph becomes more and more sharp at its maxima when the damping is less. So if you want to make the graph sharp, you have to make the damping less. Okay, you may be asking, what is the meaning of making graphs sharp and why it is so useful? Before that, let me tell you, a graph is very sharp. This means it what? तुम देखो, मैं यहां पे हूं, इस जगह पे एक ग्राफ ऐसा है और एक ग्राफ ऐसा है. ये 1 नंबर ग्राफ, ये 2 नंबर ग्राफ. अभी इसका एक पीक है मैक्सिमा. इस मैक्सिमा को हम लोग चलिए A1 बोलेंगे और इसका भी एक पीक है, वो A2 है. अभी ध्यान से मार्क करो, ये आपका अप्लाइड फ्रीक्वेंसी है और ये रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी है. A1 के केस में मतलब जब R लेस था और इस केस में R मोर है और R मोर के लिए रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी थोड़ा कम है. Now you just mark one thing कि अगर आप ग्राफ को बहुत ही शार्प कर देते हो, इसका मतलब यह है कि सिस्टम को, ऑसिलेटर को इतना फ्रीक्वेंसी वाला ड्राइविंग फोर्स देते हो P इक्वल टू ओमेगा R1, तो बहुत लार्ज एम्पलीट्यूड में ऑसिलेट करता है. और थोड़ा सा अलग कर देते हो अप्लाइड फ्रीक्वेंसी तो एम्पलीट्यूड लार्जली घट जाता है. लेकिन इस केस में रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी से थोड़ा सा आप हट भी जाते हो, आपका अप्लाइड फ्रीक्वेंसी थोड़ा सा अलग भी होता है, तो भी एम्पलीट्यूड में उतना ज्यादा बदलाव नहीं होता है. अगर आपको एम्पलीट्यूड वर्सेस एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स का जो फ्रीक्वेंसी ग्राफ है वो ऐसा करके दिया गया, एक सिस्टम बनाया गया, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे कि एक लार्ज रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी तक, P1 से P2 तक एम्पलीट्यूड में उतना ज्यादा बदलाव नहीं हो रहा है. लेकिन अगर आप ग्राफ को बहुत ही शार्प बना के देते हो, जो कि एम्पलीट्यूड या डैम्पिंग को बहुत कम करने से होता है, तो रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी से अप्लाइड फ्रीक्वेंसी का वैल्यू थोड़ा सा भी अलग होगा तो एम्पलीट्यूड में भारी गिरावट आएगा. इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये ग्राफ जिस ऑसिलेटर के लिए प्लॉट किया गया है वो ऑसिलेटर सिर्फ एक छोटा सा रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी में सिग्निफिकेंट ऑसिलेशन देगा, सिग्निफिकेंट एम्पलीट्यूड वाला ऑसिलेशन देगा. लेकिन अगर ग्राफ फ्लैट है तो एक बड़ा सा फ्रीक्वेंसी रेंज के अंदर वो सिग्निफिकेंट एम्पलीट्यूड देगा. इस चीज को यूज किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स में एक्सेप्टर सर्किट के रूप में, तो आप 12th क्लास में इसी चैप्टर में पढ़े थे. जो एक्सेप्टर सर्किट होता है आपका रेडियो का, FM रेडियो बोलो, कोई भी रेडियो का, उसमें एक्चुअली एक LC होता है, एक L होता है, LCR सर्किट होता है. सीरीज सर्किट. और उसको आप एक एसी सोर्स लगाते हो. एसी सोर्स लगाने से इसमें एक करंट डेवलप करता है और इस करंट का एक एम्पलीट्यूड मिलता है. ये एम्पलीट्यूड का जो वैल्यू है
ये डिपेंड करता है एसी सोर्स का फ्रीक्वेंसी के ऊपर। लेकिन आप पढ़े हो 12th क्लास में, अगर फ्रीक्वेंसी का वैल्यू 1/2π√LC हो जाता है तो फिर क्या होता है? तो फिर सिस्टम मतलब ये ऑसिलेशन, इसमें एम्पलीट्यूड ऑफ करंट सबसे ज्यादा हो जाता है और आप बोलते हो कि एलसीआर सर्किट नाउ इज ऑसिलेटिंग विथ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, ये आप बोलते हो। लेकिन अगर आर वैल्यू, आर तो डैम्पिंग है, आर वैल्यू अगर ज्यादा रख दिए तो इसका जो करेस्पॉन्डिंग ये इसका फ्रीक्वेंसी अगर आप बदल सकते हो, अलग अलग फ्रीक्वेंसी में क्या क्या करंट का एम्पलीट्यूड मिला इसका अगर ग्राफ बनाते हो, अगर रेजिस्टेंस ज्यादा रखते हो तो वो ग्राफ ऐसा निकलेगा, फ्लैटेंड होगा, क्योंकि आर ही द डैम्पिंग कोएफिशिएंट है। इसका मतलब एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से दूसरा पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी तक किसी भी फ्रीक्वेंसी का एसी सप्लाई करो, करंट बहुत लार्ज मिलेगा, करंट का एम्पलीट्यूड। लेकिन अगर आप आर को घटा देते हो तो ग्राफ शार्प हो जाता है। इसका मतलब एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का एसी सोर्स लगाओगे तो इसमें लार्ज एम्पलीट्यूड मिलेगा, करंट बहुत लार्ज होगा। अलग फ्रीक्वेंसी का एसी सोर्स लगाओगे तो फिर ये उतना सिग्निफिकेंट करंट उस एलसीआर सर्किट में डेवलप नहीं करेगा। इसी चीज को यूज किया जाता है ट्यूनिंग ऑफ द रेडियो में। रेडियोज को जो होता है उसको ट्यूनिंग कैसे किया जाता है? एक्चुअली होता क्या है, हर एक रेडियो में एक एंटीना होता है। सोचो मैं एक रेडियो पकड़ा हूं, मेरा एंटीना चारों तरफ जितने सारे अलग अलग फ्रीक्वेंसी का सिग्नल है सभी को पकड़ रहा है। मेरे इधर दिल्ली का सेंटर का भी सिग्नल अवेलेबल है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मुंबई सेंटर का भी, कटक सेंटर का भी, कलकत्ता सेंटर का भी, रांची सेंटर का भी सिग्नल्स अवेलेबल है। और ये एंटीना सब सिग्नल को पिकअप कर रहा है, सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को। एक्चुअली अलग अलग रेडियो सेंटर अलग अलग फ्रीक्वेंसी वाला सिग्नल, माने सिग्नल जब भेजते हैं ना, अलग अलग फ्रीक्वेंसी में मॉड्यूलेट करके भेजते हैं। अभी ये एंटीना अगर सभी फ्रीक्वेंसी को सिलेक्ट किया तो एंटीना क्या करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को रिसीव करके उसको एसी करंट में कन्वर्ट करता है। तो ये क्या करेगा, जो एसी करंट देगा ना, वो एसी करंट भी सभी जितना सारे फ्रीक्वेंसी वाला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को रिसीव किया था वो सभी फ्रीक्वेंसी वाला एसी करंट मिल के आएगा। तो इसके रास्ते में हम लोग रख देते हैं एक एलसीआर सर्किट जिसका आर वैल्यू बहुत कम होता है, और एल और सी का वैल्यू हम लोग ऐसे एडजस्ट कर देते हैं कि 2π√LC उतना होता है जिस फ्रीक्वेंसी का सिग्नल हम सुनना चाहते हैं। सोचो मैं कलकत्ता सेंटर को सुनना चाहता हूं, कलकत्ता सेंटर वाले एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का सिग्नल छोड़े हैं, तो उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को देख के मैं एल और सी का वैल्यू एडजस्ट कर दूंगा। एक्चुअली इसमें एलसीआर सर्किट में एक होता है नॉब, वो नॉब घुमाने से आप जब रेडियो में ट्यूनिंग करते हो ना, नॉब घुमा के एक्चुअली कैपेसिटेंस चेंज होता है, और एलसी वैल्यू कैपेसिटेंस चेंज होकर ऐसा वैल्यू ये आ जाता है कि ठीक कलकत्ता सेंटर का फ्रीक्वेंसी जितना है ये सर्किट का रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी भी उतना हो जाता है, क्योंकि उसका आर वैल्यू बहुत कम रखा गया है। सिर्फ कलकत्ता सेंटर का रिजोनेंस में कलकत्ता सेंटर का सिग्नल को करंट में दूसरे साइड में भेजेगा, बाकी सिग्नल को बहुत मिनिमम करंट, फीबल करंट देगा, और वो करंट स्पीकर में जाने के बाद आवाज नहीं होगा बैकग्राउंड में। सिर्फ कलकत्ता सेंटर से सबसे ज्यादा करंट आया है कलकत्ता सेंटर का सिग्नल से, उसी के वजह से तो आपको स्पीकर में उसी सेंटर में होने वाला एनर्जी ही और या आवाज ही सुनाई देगा। इसको बोलते हैं एक्सेप्टर सर्किट। अगर आप पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को एक्सेप्ट करना चाहते हो, then what you need is you have to make your LCR circuit sharply resonant। किसी भी ऑसिलेटर को आप एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में ही रिजोनेंस में ऑसिलेट कराना चाहते हो, लार्ज एम्पलीट्यूड में, और दूसरे फ्रीक्वेंसी में अगर किसी ने मजबूर करे तो वो ऑसिलेट करीब करीब नहीं करे, ये चाहते हो, तो आपको उस ऑसिलेटर का डैम्पिंग को ऐसा कंट्रोल करना होगा कि जिस फ्रीक्वेंसी में आप ऑसिलेट कराने को रिजोनेंस में चाहते हो उसी फ्रीक्वेंसी में ही वो रिजोनेट करेगा, और उसके साथ उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का चारों तरफ दोनों साइड में
शार्पनेस ऑफ द ग्राफ ज्यादा होना चाहिए। तो यही है शार्पनेस ऑफ रिजोनेंस का मतलब। सर इसी थ्योरी पे सर रडार बेस्ड भी वो सिस्टम बहुत यूज होता सारे, है। यस, इसी थ्योरी पे बहुत सारे चीज, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, पर्टिकुलरली तुम्हारा मोबाइल फोन भी इसी थ्योरी पे काम करता है। यस सो प्रैक्टिकली अगर आपको एक सर्किट बनाना है या एक ऑसिलेटर बनाना है जो कि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को ही रिसीव करे, बाकी फ्रीक्वेंसी में वो ऑसिलेट नहीं करे, तो आपको उसका डैम्पिंग को बहुत कम रख के उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को उस ऑसिलेटर का रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी के रूप में चुनना होगा। इसी तरह उसका पैरामीटर्स को एडजस्ट करना पड़ेगा। तो ये शार्पनेस ऑफ रिजोनेंस को मेजर किसे किया जाता है? प्रैक्टिकली रिजोनेंस से अप्लाइड फ्रीक्वेंसी को थोड़ा सा हटाए तो एम्पलीट्यूड कितना जल्दी गिर रहा है, जितना जल्दी गिरेगा आप बोलोगे शार्पनेस ऑफ रिजोनेंस उतना ज्यादा है। इसी चीज को एस्टिमेट किया जाता है। सोचो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी में एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है, ए मैक्सिमम, तो फिर आप चेक करो कितना फ्रीक्वेंसी में एम्पलीट्यूड का वैल्यू मैक्सिमम का 1/√2 टाइम्स हो रहा है, ए मैक्सिमम बाय √2। इस तरह दो अलग अलग फ्रीक्वेंसी आपको मिलेगा, एक ये वाला, एक ये वाला। ये अगर रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी है ये वाला, तो रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी से आर कम और रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी से आर ज्यादा, ये दोनों फ्रीक्वेंसी में एम्पलीट्यूड का वैल्यू ए मैक्सिमम बाय √2 होगा। नॉर्मली ये जो ओमेगा आर प्लस आर माइनस ओमेगा आर माइनस आर, ये जो रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी है इसी को बैंडविड्थ बोला जाता है। और आपको ये देख के क्लियरली पता हो रहा होगा बैंडविड्थ जितना कम होगा शार्पनेस एट रिजोनेंस उतना ज्यादा होगा। सो ये इंजीनियरिंग एप्लीकेशन है शार्पनेस का मतलब में। विड्थ ऑफ रिजोनेंस कर्व जो बात को बोला गया है, ओमेगा नॉट माइनस आर, ओमेगा नॉट प्लस आर, इसको और लिखने का जरूरत नहीं है बिकॉज आई हैव गिवन यू द नोट एंड हियर इट इज वेल रिटन। कोई इसके ऊपर कुछ सवाल पूछना चाहेगा? ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो लास्ट पार्ट जो हमारा सिलेबस में है वो फेज डिस्कशन है, पोस्ट हार्मोनिक ऑसिलेटर। देन वी विल स्विच आउट ओवर टू नेक्स्ट टॉपिक, पोस्ट हार्मोनिक ऑसिलेटर रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होली के बाद हम आपको दे देंगे, आप लोग उसका न्यूमेरिकल करना, जो नहीं होगा आप बोलना, ठीक है? टाइप करके दे देंगे। ओके सर। लेकिन इसको उससे पहले प्रैक्टिस कर लो, नहीं तो वो न्यूमेरिकल का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। हम लोग देखे थे, हम लोग क्या निकाले थे, आप एक्सप्रेशन पे जाओ। हम लोग जो अप्लाई किए थे एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स, उसको लिखे थे क्या? एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स को डिफरेंशियल इक्वेशन जब लिखे थे, हमारा एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स था F0 sin PT। यस, एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स था ये था F0 sin PT। ये है एम्पलीट्यूड ऑफ एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एज ऑफ एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स। एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स का पेज पी रेट में बढ़ रहा है, जैसे ओमेगा रेट में हम आपको समझाए थे। जब हम लोग उसका सॉल्यूशन निकाले, आप सॉल्यूशन स्टेडी स्टेट सॉल्यूशन को मार्क करो। जो स्टेडी स्टेट सॉल्यूशन है, वो स्टेडी स्टेट सॉल्यूशन जो हम लोग निकाले वो था पर्टिकुलर इंटीग्रल, क्योंकि कॉम्प्लीमेंटरी फंक्शन जो था वो वनिश कर गया एक्सपोनेंशियल डिके की वजह से। सो फाइनली द एक्सप्रेशन केम आउट टू बी F0 by n रूट ओवर ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस p स्क्वायर होल स्क्वायर
plus 4 r square p square into sin 50 minus theta. Just mark this. We have done this. ये थीटा क्या है? आप मार्क करो डिस्प्लेसमेंट का, इंस्टेंटेनियस टाइम का जो फेज है, ये फेज डिस्प्लेसमेंट का है. Whereas applied force का phase pt है, so there is a phase difference between them. This phase difference theta between displacement and external periodic force. And we had already written an expression for this. In the last class, if you recall, I had written that expression in the form of tan theta, and that expression was tan theta is equal to 2rp by omega naught square minus p square. So the phase difference between applied external, इसमें चीज मार्क करो, एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम फेज में नहीं है. रादर डिस्प्लेसमेंट एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स का फेज को लैग कर रहा है, पीछे से जा रहा है, क्योंकि ये माइनस थीटा है ना. मतलब हर टाइम डिस्प्लेसमेंट का फेज एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स का फेज से कम है. इसी को बोलते हैं लैगिंग इफेक्ट. ज्यादा हो जाता है तो लीडिंग इफेक्ट बोलते हैं, जो एसी सर्किट में आप पढ़ते थे. करंट लीड्स द वोल्टेज, करंट लैग्स द वोल्टेज, मतलब वो फेज वाला बात है. अभी हम लोग क्या देखते थे कि हम लोग सोचो एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स का फ्रीक्वेंसी को चेंज किए तो एम्पलीट्यूड में कैसे बदलाव आया, दैट वी हैव सीन लाइक दिस फॉर ए पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ आर. There is a frequency, resonant frequency at which the amplitude is maximum, and for low damping, अगर R is small हुआ तो this resonant frequency is very close to the natural frequency. सोचो आपका अप्लाइड फोर्स का फ्रीक्वेंसी P बहुत ही कम है. एक केस, अगर P बहुत कम होगा तो P वेरी वेरी ग्रेटर देन ओमेगा नॉट और टेंड्स टू 0 होगा. ये P टेंड्स टू 0 होगा. तो इस केस में क्या होगा, ये जो ओमेगा नॉट tan थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2rp डिवाइडेड बाय ओमेगा नॉट स्क्वायर, क्योंकि P का वैल्यू P स्क्वायर का वैल्यू इसके तुलना में बहुत कम है, ये नेग्लिजिबली स्मॉल हो जाएगा. और P क्योंकि बहुत कम है, so this will tend to 0. Then there will be no phase difference. That you understand? Very small. Now second thing, सोचो आपका P applied external periodic force का फ्रीक्वेंसी करीब करीब एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, मतलब एक जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है वो करीब करीब ओमेगा नॉट है अप्लाइड फोर्स का फ्रीक्वेंसी. तो उसमें क्या होगा, ये 0 हो जाएगा. अगर ये 0 हो जाएगा तो tan थीटा इनफाइनाइट हो जाएगा. Tan theta is infinite means theta is equal to pi by 2. और एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स जब नेचुरल फ्रीक्वेंसी या रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी के साथ सेम होता है तब रिजोनेंस होता है. So what this says? This says that if you compel the oscillator with a frequency very very small, then there will be no phase difference between the external periodic force and displacement. But if you compel the system to oscillate with a frequency equal to the natural frequency or resonant frequency close to natural resonance frequency, the phase difference will be pi by 2. So here अगर मैं pi by 2 पुट कर दूं ना, ये sin cos हो जाएगा, cos pt हो जाएगा. आप मार्क करो इस चीज को केयरफुल. लेकिन अगर P को मैं ओमेगा आर से ज्यादा रखूं, बहुत ज्यादा, P को अगर बहुत ज्यादा रखूंगा ना, यही केस होगा, लेकिन यहां पे एक माइनस साइन आ जाएगा. सो माइनस मीन्स दैट इज इक्वल टू पाई, थीटा इज इक्वल टू पाई. सो व्हाट वी अंडरस्टूड इन दिस डिस्कशन इज, if P tends to 0,
theta tends to 0, P tends to omega r, which is equal to omega 0 for low damping, theta tends to pi by 2, P very greater than omega r, theta tends to pi. So if you want to plot a graph between theta and P with this as pi by 2, just at omega r, you see phase difference is pi by 2. So the graph will be like this. You can mark a pi. When P is very small, phase difference is nearly 0. At omega, phase difference is pi by 2. At very large value, phase difference is pi. Many times this graph is asked. Many times in short question also it is asked, what is the phase difference between the displacement and force when the system is at resonance, or when the external periodic force frequency is very large in comparison to the resonant frequency of the oscillator. But अब देखो, जबकि रिजोनेंस में यहाँ पे cos की भी ये पाई बाई 2 हो जाएगा, तो ये cos हो जाएगा, ये टोटल टर्म, ये cos pt हो जाएगा, और ये sin pt है, तो दोनों के बीच में पाई बाई 2 फेज डिफरेंस है. लेकिन अगर आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को निकालें dx by dt करके, तो फिर ये cos और एक बार डेरिवेटिव होके sin pt हो जाएगा. इसका मतलब the external periodic force has pi phase difference with displacement at resonance, but has 0 phase difference with velocity at resonance, because ये भी sin pt है और velocity का भी डेरिवेटिव करने के बाद sin pt आ जाएगा. So ये phase consideration related questions बहुत बार आता है. ये देखो डेरिवेटिव करके दिखाया गया है. That is what at resonance is. And some applications of resonance, quartz oscillators, loudness of music produced by music, ये तो tuning of electrical radio. लेकिन रिजोनेंस का और कुछ एप्लीकेशन भी होता है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है. जैसे हम लोग डैम्पिंग कंट्रोल करके रिजोनेंस ऑसिलेशन को बंद कर सकते हैं. हम लोग क्या देख रहे हैं, डैम्पिंग अगर कम है तो रिजोनेंस में एम्पलीट्यूड बहुत लार्ज हो रहा है. सोचो एक जगह पे अर्थक्वेक हुआ, वहां पे जो बड़े टावर्स हैं, अर्थक्वेक की जो सिस्मिक वेव निकलेगा उसका बहुत सारे अलग अलग फ्रीक्वेंसी होगा. अभी वो टावर उस एक्सटर्नल फोर्स को सिस्मिक वेव का, अर्थक्वेक का पीरियोडिक फोर्स को रिसीव करेगा वेव की फॉर्म में, और टावर एक ऑसिलेटर बन के ऑसिलेट करने लगेगा. अगर टावर का जो रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी है, जो कि उसका अपना कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर डिपेंड करता है, अगर किसी तरह सिस्मिक वेव से भी वो फ्रीक्वेंसी प्रेजेंट है, तो फिर उस फ्रीक्वेंसी के साथ टावर रिजोनेंस में आ जाएगा और टावर बहुत लार्ज एम्पलीट्यूड में ऑसिलेट करने लगेगा. तो चांसेस है कि टावर कोलैप्स कर जाएगा, क्योंकि अगर टावर इतना एम्पलीट्यूड में ऑसिलेट करने लगेगा कि उसका इलास्टिसिटी बियॉन्ड में वो चला जाएगा, तो फिर वो टावर वापस अपनी स्थिति में नहीं आएगा, वो कोलैप्स कर जाएगा, टावर टूट जाएगा. तो इसके क्या समाधान है, कैसे कुछ करें कि रिजोनेंस होने से भी टावर का ऑसिलेशन एम्पलीट्यूड ज्यादा नहीं हो, टावर बहुत ही जोर से हिले डुले नहीं. आप देखे हो, रिजोनेंस एम्पलीट्यूड को घटाना है तो डैम्पिंग को बढ़ाना पड़ता है. तो इसीलिए इंजीनियर लोग जब बड़ा बिल्डिंग को डिजाइन करते हैं, उसके नीचे बेस पे कुछ डैम्पिंग एजेंट को प्रोवाइड करके रखते हैं, और वो डैम्पिंग एजेंट रिजोनेंस में आने के बाद भी सिस्मिक वेव के प्रभाव में एम्पलीट्यूड को बहुत ज्यादा नहीं होने देता है टावर का, और उसके साथ उस टावर के अंदर, बिल्डिंग के अंदर जो आयरन का रॉड घुसा के वो लोग उसका इलास्टिसिटी को भी बढ़ा देते हैं, इधर डैम्पिंग भी कर रहे हैं. तो लिमिट के, इलास्टिक लिमिट के अंदर वो ऑसिलेट करेगा, टावर हिलेगा डुलेगा, लेकिन टूटेगा नहीं, कोलैप्स नहीं होगा, तो कोई डैमेज नहीं होगा. सो एवरीवेयर देयर आर applications
vibrations in machinery, if the driving force equal to the natural frequency, the amplitude may get dangerously high. At a particular speed in truck's rear view mirror can be seen to vibrate. Such effects, ये जो है इस तरह का चीज को हम लोग एक्चुअली रिजोनेंस को मतलब डैम्पिंग, एक जगह पे ऊपर का एग्जांपल जो दिखाया वहां पे डैम्पिंग को घटा के हम लोग रिजोनेंस का फायदा उठा रहे हैं, एम्पलीट्यूड को बहुत लार्ज कर रहे हैं क्योंकि वहां पे वो चाहिए। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में हम लोग रिजोनेंस मेंटेन करते हैं, आवाज जोर से निकले। इलेक्ट्रिकल रेडियो में हम लोग ट्यूनिंग करते हैं, राडार सिस्टम में ट्यूनिंग करते हैं, सिग्नल अच्छे से मिले। क्वार्ट्ज ऑसिलेटर में भी वही किया जाता है। यहाँ पे इंटेंशनली यू इंक्रीज द डैम्पिंग, डिक्रीज द डैम्पिंग सो दैट द एम्पलीट्यूड एट रिजोनेंस विल बी वेरी वेरी लार्ज। बट ये कुछ एग्जांपल्स है जहां पे आप उसी रिजोनेंस का आप लाइक एप्लीकेशन कर रहे हो, बट इंटेंशनली यू आर ट्राइंग टू डिक्रीज द एम्पलीट्यूड and this is possible provided you can increase the damping to large extent. If you have any question, quality factor को पढ़ने का जरूरत नहीं है, इससे ये एक्चुअली सिलेबस में नहीं है, इसको एडिशनली लिख दिया है। अगर आपका किसी में इंटरेस्ट है उसको पढ़ोगे तो पढ़ो, नहीं समझ में आया तो मेरे को बोलने से आई विल एक्सप्लेन। So this is the, if you have any question you can ask me. मार्च की एंड में आप लोगों का एक क्विज होने जा रहा है। शायद ये क्विज आप लोगों का ऑसिलेशन चैप्टर पूरा रहेगा और हमारा ऑसिलेशन में कपल्ड ऑसिलेशन पोर्शन अभी तक बाकी है। हम चाहते थे कल उसको खत्म करने के लिए, आप लोग बोल रहे हो कल छुट्टी, तो फिर आपको एक्स्ट्रा क्लास एक बियर करना पड़ेगा अगले वीक में, एक या दो, एक कल छुट्टी दे दीजिए प्लीज। हाँ कल छुट्टी दे देंगे, लेकिन एक्स्ट्रा क्लास एक बियर करना पड़ेगा अगले। यस सर, यस ठीक है सर। क्योंकि इस महीने का एंड तक आप लोगों का हाँ सर नेक्स्ट वीक सैटरडे तो मतलब होगा क्लास हो जाएगा। यस हाँ, तो उस दिन सर फिजिक्स का भी है सर टाइम। नहीं वो तो एक्स्ट्रा नहीं है ना, नहीं होगा तो सर उसी दिन ले लीजिएगा। हाँ? अगर सर नहीं होगा फिजिक्स का क्लास उस दिन अरे नहीं वो बात नहीं है। देखो तुम क्विज अपीयर करोगे, इसका मतलब कुछ न्यूमेरिकल तुमको करना चाहिए या नहीं? हाँ डैम्प्ड ऑसिलेटर का काफी सारे न्यूमेरिकल हम कर चुके हैं, बस उसी तरह फोर्स्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर का भी कुछ न्यूमेरिकल कराना है, कुछ देना है। मैं आप लोगों को आज या कल कुछ न्यूमेरिकल फोर्स्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर का दे दूंगा और कुछ नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर दूंगा। फिर कपल्ड ऑसिलेशन में भी इसी तरह कुछ न्यूमेरिकल्स, मैं हर टाइम वही करता हूँ, पढ़ाते हुए ही क्वेश्चन डिस्कशन कर लेता हूँ तो बच्चे लोगों का उतना प्रॉब्लम नहीं होता। यहाँ पे देखो तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन वो एम्पलीट्यूड रिजोनेंस, शार्पनेस ऑफ रिजोनेंस एंड पेज डिफरेंस के ऊपर क्विज में आपको मिलेगा। तो इसीलिए आप कमिंग वीक का एंड तक आप क्विज को मतलब उम्मीद रखना, हो सकता है सैटरडे को ही क्विज हो जाएगा। तो इसीलिए पहला 3 दिन के अंदर या 4 दिन के अंदर हमारा कपल्ड ऑसिलेशन कम से कम खत्म होके वेव के अंदर घुस जाना चाहिए। सर नेक्स्ट थर्सडे को ले लीजिएगा सर एक्स्ट्रा क्लास। देखेंगे वो बात करेंगे। दूसरा एक बात है, वेव के बारे में तुमको सब समझ है या उसको डिटेल्स में पढ़ना चाहते हो? खुल के बोलो। अगर 11th में आप अच्छे से वेव को समझे हो तो मैं सिर्फ जितना टॉपिक चाहिए उतना पढ़ा दूंगा, तो मेरा 2 क्लास में वेव पोर्शन खत्म हो जाएगा, जो भी नहीं लगेगा, 1 क्लास। लेकिन आप अगर चाहते हो कि नहीं वेव क्या है वो समझे नहीं हो, उसको पढ़े नहीं हो, उसको थोड़ा एक बार समझ जाना चाहते हो, क्योंकि वेव का केस तो अभी बहुत जगह पे आएगा थ्रू आउट द इंजीनियरिंग। फिजिक्स में तो क्वांटम मैकेनिक्स में वेव को बार बार डिस्कस करोगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में वेव को डिस्कस करोगे, इंटरफेरेंस में उसको डिस्कस करोगे, डिफ्रैक्शन में उसको डिस्कस करोगे, उसका इक्वेशन को वगैरह वगैरह कैसे बिल्डअप हुआ। तो आप अगर उसको पढ़ना चाहोगे तो आपको 2 क्लास कम से कम एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, जिसमें वो 11th वाला पोर्शन हम डिस्कस कर देंगे। और उस क्लास में ये जरूरी नहीं है कि सब लोग बैठे, जो सोचते हैं कि हम लोग वेव को सोचे हैं समझे हैं, वो लोग नहीं बैठने से भी चलेगा। जो लोगों को लगता है कि वेव को नहीं समझे हैं वो लोग बैठ जाएंगे। मंजूर?
यस सर। यस सर। ठीक है, आपको चाहिए या नहीं वो पहले देखें हम। हाँ सर चाहिए सर। हाँ सर चाहिए सर, सब भूल गए चाहिए। जेई के पहले सब पढ़ा दे। नहीं, ये तो आगे आपको हर जगह पे जरूरत हो। अगर आप सर सिर्फ जाके बैंकिंग का काम करते हो सॉफ्टवेयर इंजीनियर के नाते तो कोई जरूरत नहीं हो सकता है, लेकिन कहीं भी अगर आप जाके रिसर्च कनेक्टेड काम, रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग में काम करते हो, सिग्नल प्रोसेसिंग या कुछ भी, तो वहां पे वेब कॉन्सेप्ट तो हर टाइम रहेगा। और अभी हर जगह पे मतलब फोर्थ थर्ड सेमेस्टर ऑनवर्ड कई सारे जगह पे वेब की कॉन्सेप्ट आपका रहेगा। वेब इक्वेशन को बार बार यूज करोगे। क्वांटम कंप्यूटिंग किसी ने करना चाहता है तो वहां पे भी, तो ये सब रहेगा। तो एक बार 2-3 क्लास में उसको समझ जाओ तो बहुत अच्छा है। ठीक है, बाय। तो कल का क्लास नहीं करेंगे। जी सर। यस सर। कल छुट्टी। बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू सर। बाय सर। थैंक यू सर। ये अब 3 बजे नहीं है ना? आई गेस नहीं है। Thank you, sir. हाँ, नहीं है।